हेलो बच्चों, मैं आपका आदि सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बात की है कि सीबीएसई ने आपके 12th बोर्ड के लिए कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स और उसका रिलेटेड सप्लीमेंट्री मटेरियल रिलीज कर दिया है। मैंने आपको कल ही बताया हुआ है कि ये टॉपिक्स अभी भी हमारे एनटीए ने या एनएमसी ने उनके सिलेबस में ऐड किए हैं या नहीं, इसका क्लैरिटी अभी हमारे पास नहीं है। शायद जब ये एनटी अपना सिलेबस रिलीज करती है, शायद इसको 1 महीना 1.5 महीना लग जाएगा। उनके ब्रोशर में ये कंप्लीट सिलेबस आ जाता है तो उसमें हम लोगों को ये क्लैरिटी आ जाएगी। सपोज आगे जाकर लाइक एनएमसी ने या एनटीए ने इसी सिलेबस को फॉलो करना ऐसे बोल दिया तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा के टॉपिक्स है इसमें से बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी देखी हुई है। हाँ, हमारे रेगुलर लेक्चर्स में कुछ चीजें देखी है। लाइक हमने डेंगू एंड चिकनगुनिया वाला देखा है। डेंगू एंड चिकनगुनिया हैज ऑलरेडी बीन एडेड इन योर नीट का सिलेबस, 2 साल से वो है ही। हाँ, वो नया नहीं है। ये जो राइस जीनोम प्रोजेक्ट, रामसार साइट्स, जो फिलहाल आपके सिर्फ सब्जेक्टिव एग्जाम को आ रही है, उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने रिलीज कर दिया है। अब उसमें और दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक एंटीबायोटिक, जुडिशियल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, जिसके बारे में हम लोग बात तो करते हैं, सारे टीचर्स आप लोगों को बताते हैं। जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज सीखते हैं उस वक्त हम इस पे बात करते ही है। ऐसे नहीं होता कि हम इस पे बात ही नहीं करते, पर थोड़ा और डिटेल इसमें उन्होंने सप्लीमेंट्री रीडिंग में दिया है। और दूसरा है स्टेम सेल थ्योरी, हाँ, और द स्टेम सेल्स के बारे में। तो उन दोनों चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, ताकि अगर कल जाकर एनटीए ने बोला कि हम लोग ये चीजें ऐड करने ही वाले हैं, तो आप लोगों के पास सारा मटेरियल रेडी हो, आपको कोई दिक्कत ना आए। ये 2 वीडियो देख लो, आपका पूरा काम हो जाए। एक चीज डेफिनेटली है कि उन्होंने जो डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन बोला है, वो डेफिनेटली फॉर द वाइवा। हाँ, वो आपके कॉलेज में, ये 11th वाले बच्चों के लिए, 12th वाले बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ 11th। तो वो 11 के आपके जो स्कूल में वाइवा होगी उसी में होगा, ये उन्होंने डेफिनेटली बोला हुआ है। तो उस पे नीट में क्वेश्चन आने की संभावना ना के बराबर है। हाँ, फिर भी वी विल वेट टिल आवर एनटीए रिलीजेस इट्स सिलेबस। एक बार एनटीए अपना सिलेबस रिलीज कर देती है तो हम उस पे भी कॉल ले लेंगे। बट ट्रस्ट मी, मेरा 10 12 15 साल का एक्सपीरियंस ये बताता है कि इतने लास्ट मौके पे नीट वाले सिलेबस बहुत ज्यादा चेंज नहीं करेंगे। उनको जो कुछ चेंज करना होता है वो एटलीस्ट 8 से 10 महीने वाले, 1 साल एकेडमिक ईयर तो देते हैं, पर फिर भी अगर कुछ होता है डिक्लेरेशन तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड। सो हमने ऑलरेडी कल के एक प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा हुआ है राइस जीनोम प्रोजेक्ट। देखो, ऑलमोस्ट आप इसका जो सप्लीमेंट्री रीडिंग देखोगे, सेम ऑलमोस्ट सेम लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को बताया था। द पीपल हु विल कमेंट लाइक पीडीएफ टू मी, मैं उनको मेरी हैंड रिटन नोट्स में देने वाला हूँ। हाँ, वो सप्लीमेंट्री रीडिंग में बहुत छोटा सा आपको 1 2 पैराग्राफ में दिया है। हमने थोड़ा सा उसको वेल डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आज मैं आपको जो एंटीबायोटिक एंड उसका जुडिशियल यूज है वो मैं आपको यही से, जैसे उनके सप्लीमेंट्री रीडिंग की पीडीएफ जो रिलीज की है उसमें जो दिए हुए वर्ड्स है उस वर्ड्स के साथ हम उनको समझेंगे, ताकि आपको सब्जेक्टिव में भी दिक्कत ना आए। जो बच्चे सीबीएसई की 12 की एग्जाम देने वाले हैं उनको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए चलो हम लोग लेट्स बिगिन विद द अवर टॉपिक, दैट इज जुडिशियल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स हम लोग 2 जगह पे पढ़ते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, जहां पे हम लोग एंटीबायोटिक्स एज ए ट्रीटमेंट के लिए लिखते हैं, एंड हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इस चैप्टर में हम एंटीबायोटिक, उसकी डिस्कवरी, उसका मीनिंग के बारे में। तो एंटीबायोटिक्स जैसे हम लोगों को माइक्रोब्स में दिया है, एंटी इज अगेंस्ट, इसका मतलब है अगेंस्ट, एंड बायोस इसका मतलब है लाइफ। याद है आप लोगों को, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, वहां पे दिया भी है, इट इज नॉट अगेंस्ट अस, इट इज अगेंस्ट द बैक्टीरिया दैट कॉज द इलनेस और डिसीजेस टू ह्यूमंस। हाँ, रादर इट इज प्रो फॉर आवर लाइफ, ह्यूमन लाइफ के लिए प्रो है, फेवरेबल है।
एंटीबायोटिक्स। सो आप लोगों को तो ये स्टोरी मालूम है, वहां पे भी हम लोगों ने डिस्कस की थी, आपको अपने टीचर्स ने भी बताई होगी। द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक इज एन एक्सीडेंटल स्टोरी। एक्सीडेंटल मतलब क्या? याद है, लाइक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, द वन whom we credit the discovery of antibiotic, like he was not intended to find any substance that will kill the bacteria, बट साइंटिस्ट लोग देखो कितने ओपन माइंडेड होते हैं, और वो कितने लाइक जो चीज दिखती है उसको कैसे वो रियलाइज करते हैं, उसको कैसे साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लाइक जस्ट जाते जाते स्टोरी बता देता हूँ, मुझे रहा नहीं जाएगा, मुझे मालूम है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताई है, बट जाते जाते बता देता हूँ कि होता कैसे है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग। अब इसमें थोड़ा एग्जैजरेशन है, जैसे स्टोरीज अपने पास आती है उससे थोड़ा सा बहुत ऊपर, कि वो स्टफाइलोकोकस ऑरियस, एनसीईआरटी में सिर्फ स्टफाइलोकोकस बोला है, हाँ वो स्टफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया पे काम कर रहा था, मतलब उनके उन पे रिसर्च चल रहा था। एंड लाइक एक दिन ऐसे ही हमारे जैसा ही वो भी लाइक इंटेलिजेंट है, बट लाइक उस दिन वो प्लेट्स धोना भूल गया। वो जो पेट्री प्लेट होती है, हमने ये पढ़ा है, पेट्री प्लेट पे वो ग्रो करते हैं, वो धोना भूल गया। तो 2 दिन बाद जब आया तो उसने देखा कि उसके ऊपर फंगस मोल्ड ग्रो कर रही है। एंड व्हाट टू द सरप्राइज to Alexander Fleming, that the bacteria could not grow near the mold. अब देखो, ये जब नॉर्मल लोग होते हैं, उन्होंने ये देखने के बाद क्या कर देते, धोकर फेंक देते। उसने वहां पे ये ऑब्जर्व किया, उसने वहां पे ये सोचा कि अरे ऐसा क्या है इसमें कि ये बैक्टीरिया इस मोल्ड के अराउंड ग्रो नहीं कर पा रहे। उसके बाद उसने शायद ये एक्सपेरिमेंट डेलिबरेटली भी करके देखे होंगे। पहली बात तो एक्सीडेंटली पता चला, उसके बाद उसने डेलिबरेटली भी करके देखा होगा कि क्या होता है, और उसके बाद उसको पता चला कि यहाँ पे दिस फंगस और मोल्ड प्रोड्यूसेस सर्टेन केमिकल्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, स्टफाइलोकोकस बैक्टीरिया, स्टफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया। तो उसको ये यहाँ पे पता चला। अब वहीं पे खत्म नहीं हुआ, उसके साथ साथ उसके फ्लोरा एंड चेन ऐसे 2 साथी थे। उन दोनों ने, उसको तो पहले पता चला ये पेट्री प्लेट ये फंगस कुछ तो प्रोड्यूस करे, उन दोनों ने उसका पूरा पोटेंशियल डिस्कवर किया, आइडेंटिफाई किया, हाउ वी कैन वी यूज दिस केमिकल एज एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक दिस टर्म वाज लेटर कॉइन्ड बाय द वोक्स। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने नहीं किए ये, हाँ, वो दूसरा साइंटिस्ट था। पर इन तीनों ने मिलकर इस केमिकल को एज अ मेडिसिन हम लोग यूज कर सकते हैं, ये आइडेंटिफाई किया। 1945 में उनको नोबेल प्राइज दिया है। अब उसका रीजन भी है ना, दिया है हमें एनसीईआरटी में, कि वर्ल्ड वॉर 2 में जितने वुंडेड सोल्जर्स थे, पहले वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या था, सोल्जर्स वुंडेड थे, वो शायद ठीक हो पाते, बट बहुत सारे सोल्जर्स ये वुंड के जो इन्फेक्शंस हुए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुए, उसकी वजह से मर गए थे। तो like many people lost their life because of the bacterial infection. But सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त क्या हुआ, तब तक इन लोगों को पता चला 1935 के अराउंड की ये डिस्कवरी है, 1941 टू 45 के बीच का अपना वर्ल्ड वॉर है, 41-42 के अराउंड का। तो उस वक्त के जो वुंडेड सोल्जर्स थे, अमेरिकन सोल्जर्स, ब्रिटिश सोल्जर्स थे, उनको ये मेडिसिन दिया गया। एंड द सोल्जर्स दोज डाइड इन द वर्ल्ड वॉर 2 बिकॉज ऑफ द वुंड। सोल्जर्स इन वर्ल्ड वॉर 2 में उनको लाइक प्रोटेक्शन मिला बिकॉज ऑफ द एंटीबायोटिक आइडेंटिफाइड बाय दिस। तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया, ये उन्होंने सबसे पहले आइसोलेट किया फ्रॉम द पेनिसिलियम नोटाटम। तो उन्होंने उसको बोला पेनिसिलिन। यहां तक की स्टोरी हम लोगों को मालूम भी है, ये हमारे लाइक एनसीईआरटी के माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में है। हाँ, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, एन एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन दैट डिस्ट्रॉयज और स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आर नोन एज एंटीबायोटिक। देखो यहाँ पे 2 है, दैट डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब टू किल। और अगर आपने मेरा वन शॉट ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर देखा है पूरा, तो आपको मालूम है द एंटीबायोटिक्स दैट किल द बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज साइडल, बैक्टीरियोसाइडल। ये मैंने वहां पे भी दिया हुआ है आप लोगों को, आप अगर भूल गए ना तो थोड़ा सा वापस जाकर देख लेना। एंड दोज दैट स्लो डाउन द ग्रोथ, उनको बुलाते हम स्टैटिक। ये मैंने वहां पे दिया हुआ है,
एक बार वापस जाकर देख लेना। हाँ, किलिंग को साइडल बुलाते हैं, बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक। आइदर किल द बैक्टीरिया इटसेल्फ और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। दोनों में से आपको जो चाहे आप लोग कर सकते हो। Those are known as antibiotic. Antibiotics are used to cure the infection caused by the mainly by the bacteria. देखो ये भूलना नहीं है, क्योंकि इसका जब हम जुडिशियल यूज वाले पार्ट पे जाने वाले ना, तो ये बहुत जरूरी है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928 30-35 तक तो उसका पोटेंशियल पता चल चुका था। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोज मीन्स लाइफ, एंड एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट वाज डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को ही हम लोग ये क्रेडिट देते, बट लाइक वो फ्लोरे एंड चेन ऐसे दो उसके साथी भी थे। इन तीनों को मिलकर नोबेल प्राइज मिला इन 1945। बराबर है। नो, अब जैसे हम लोगों इनको तो इतना पता चल चुका था, बट हाउ, व्हाट इज द मैकेनिज्म दैट एंटीबायोटिक्स वर्क। सो उसके मैकेनिज्म में देखो, एंटीबायोटिक्स प्रिवेंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन अलाउइंग होस्ट टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। अब ये है स्टैटिक वाला जो पार्ट होता है ना, इसमें बहुत बार ये कर लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई नहीं करने देते। सो बैक्टीरियल लोड विद इन द बॉडी इज नॉट इंक्रीज्ड। बैक्टीरियल लोड नहीं बढ़ता, बैक्टीरियल लोड नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारी इम्यून सिस्टम उसको कॉन्कर कर पाएगी, हमारी इम्यून सिस्टम उसको फाइट कर पाएगी, एंड वी विल गेट क्योर्ड, which is done by stopping the mechanism responsible for the सेल वॉल बिल्डिंग। ये देखो, ये सबसे पहला जो एंटीबायोटिक था ना अपना पेनिसिलिन, वो ये करता है। सेल वॉल बिल्डिंग जो होता है ना, नाग नाम से बनती है, याद है आप लोगों को। तो वो जो सेल वॉल बन रही है, उस सेल वॉल के बिल्डिंग को ये क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। इट डज नॉट लेट द सेल वॉल टू फॉर्म। अगर सेल वॉल ही नहीं बनी बैक्टीरियल, तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करके जिंदा नहीं रह पाएगा और उसके पॉपुलेशन पे हम कंट्रोल कर पाएंगे। बराबर है। अब देखते हैं यहाँ पे जुडिशियस यूज। जुडिशियस मतलब सेंसिबल, जुडिशियल मतलब जहां पे जरूरत है वहीं पे, जब जरूरत है। लेकिन आप लोगों को सोच कर करने वाला काम, बिना सोचे अंधाधुन नहीं करना है। हाँ, अदरवाइज चल रहा है ऐसे नहीं चलेगा। हमें कैसे करना है, सोच कर करना है। सो जुडिशियस यूज पहले तो लोगों को पता नहीं था, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखो, अब आज आप देख लो कि पहला एंटीबायोटिक हमें 1928 में आइडेंटिफाई हुआ, उसका पोटेंशियल हम लोग माने थे अगले 5-7 साल में हम लोगों को पता चला। 1940 से लेके हम लोग उसको यूज करने लगे हैं। आज 100 साल भी नहीं हुए, आज 100 साल भी नहीं हुए एंटीबायोटिक के डिस्कवरी को लेकर, बट हम लोगों ने उसका जो इस्तेमाल किया है, हम लोगों को लगा यार कुछ भी हो जाए एंटीबायोटिक दे देते, ऐसे करके हम लोगों ने बहुत सारा इस्तेमाल किया बच्चों। और इसकी वजह से आज हम लोगों को इस पे सोचना जरूरी पड़ा कि मेडिसिन है, इफेक्टिव है, जरूरी भी है, बट कितना जरूरी है ये भी सोचना जरूरी है। सो जुडिशियस यूज ऑफ एंटीबायोटिक हैज बिकम द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हाइल प्रिस्क्राइबिंग द एंटीबायोटिक। देखो, कल जाकर तुम लोग डॉक्टर बनोगे, बनोगे ना, बट ऑब्वियसली बनोगे। यहां से पढ़ रहे हो तो आप डॉक्टर बनने वाली हो, हम लोगों को कॉन्फिडेंस है। हाँ, कल डॉक्टर बनोगे, आपके पास पेशेंट आएगा, वो बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे ना सर्दी जुकाम हुआ है, उसको लगा कर दे दिया एंटीबायोटिक के डोज। ये बराबर है या नहीं है, हमें समझना भी जरूरी है। हाँ, इसलिए ये पार्ट आप लोगों को थोड़ा सा आपके लाइक सिलेबस में ऐड कर दिया कि आप लोगों को थोड़ा सा रियलाइजेशन तो हो बिफोर यू गो टू द एमबीबीएस डिग्री और योर डॉक्टर डिग्री। आप लोगों को ये रियलाइज तो हो कि एंटीबायोटिक्स देने हैं, इसका यूज करना है, मतलब क्या होता है। फर्स्ट थिंग, एंटीबायोटिक्स हेल्प फाइट अगेंस्ट द वेरियस डिसीजेस, बट ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा देयर आर मेनी डिसीजेस which can be controlled only because of the antibiotic use. Like microbes में एक लाइन भी है ना, like we cannot imagine our life without antibiotics. सच है, बहुत सारे बैक्टीरियल डिसीजेस है जिनको और जिनसे क्योर करने के लिए हम लोगों को एंटीबायोटिक इज लाइक मस्ट। अदरवाइज हमारी इम्यून सिस्टम बहुत बार उस पर इनफ काम नहीं कर पाती। Antibiotics kill a larger group of pathogen, like there are classes of antibiotics, like एक group of antibiotic क्या कर लेता है, बहुत सारे डिफरेंट, सपोज जैसे ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करता है, ये ग्राम निगेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया को किल करता है, ऐसे
लाइक एंटीबायोटिक्स होते हैं, लाइक दैट दे एक्ट ऑन द ग्रुप ऑफ द वैरायटी ऑफ पैथोजेंस. एंटीबायोटिक्स कॉज नो डैमेज टू द होस्ट. तभी जाकर हम उसको अच्छा एंटीबायोटिक बताते हैं जो एंटीबायोटिक खाने वाले इंसान को, दैट इज उसका होस्ट को, कभी हार्म नहीं करेगा. अदरवाइज एंटीबायोटिक आया, बैक्टीरिया भी मरे, इंसान भी मर गया, चलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. ऐसे नहीं देते एंटीबायोटिक. हाँ, अदरवाइज बोलेंगे सर अच्छा है ना, गए. ऐसे नहीं डॉक्टर बनना है हम लोगों को. हाँ. Then antibiotics not cause any allergic reaction to the host. Naturally or normally, the antibiotics do not cause any kind of allergic reaction to the host. क्यों? क्योंकि होस्ट को अगर एलर्जी, हम लोगों ने एलर्जी पढ़ी है, देखो, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ा है ना. हाँ, और एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज एलर्जी. हाँ, अगर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट हमारी बॉडी ने इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स दे दिया, दैट एंटीबायोटिक मे नॉट बी यूजफुल टू अवर बॉडी. अब देखो यहाँ पे ये जेनेरिकली बोला है, एंटीबायोटिक नॉट कॉज एनी एलर्जिक रिएक्शन टू द होस्ट, बट it is for the majority. Very few individuals sometimes may show the allergic reaction. मैंने क्या बोला? Very few individuals sometimes may show. It is not definite all the time. And antibiotics kill pathogens before they mutate and become resistant to it. देखो ये सबसे important है. हाँ, these antibiotics क्या कर लेते हैं? इस पैथोजन को ना, लाइक उसको म्यूटेशन सब लोगों को पता है, म्यूटेट होकर उसको लाइक वो बेटर वर्जन बनने से पहले ही मार देते. चलो तुम लोग मर गए तो हम लोग ठीक हो गए. देखो देर आर लाइक, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देकर रखा है आप लोगों के वो सप्लीमेंट्री रीडिंग में, बेसिक क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स में. लाइक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बुलाते हैं. ये आप लोग ना थोड़ा सा एमबीबीएस में जाओगे ना, तो ये सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगी कि इसको बीटा लैक्टम ही क्यों बुलाते हैं, इसको अमीनोग्लाइकोसाइड सी क्यों बुलाते हैं. ये सब लोग आप लोगों को पढ़ना ही है. मतलब आपकी चॉइस है नहीं है, आज समझ में नहीं आ रहा है, आप बोलोगे सर आपने तो आधा ही बताया. अरे हाँ, आपको अभी जरूरत नहीं है. आप लोग एमबीबीएस में जाओगे तो आपको ये डिटेल में पढ़ना ही है. उस वक्त बोलोगे यार ये कितना पढ़ना पड़ रहा है, पर उस वक्त के लिए रखते हैं कि लाइक देयर आर सर्टेन क्लासेस, बीटा लैक्टम क्लासेस है, दैट इज पेनिसिलिन्स. aminoglycosides है which are gentamicin type of like antibiotics है. क्विनोक्रिल्स है which is ciprofloxacin है. सल्फोनामाइड्स है, दैट इज सल्फोनेट्स ऑक्सल्स है. एंड ग्लाइकोपेप्टाइड्स है, दैट इज वैनोमाइसिन. ऐसे अलग अलग क्लासेस है. क्लास ऑफ एंटीबायोटिक टारगेट्स द स्पेसिफिक पैथोजेंस. ये जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है ना, वो उसके पैथोजन को टारगेट करते हैं. कभी कभार किसी किसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए या उससे रिड ऑफ मिलने के लिए हम लोगों को टू और वैरायटी ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स को एट ए टाइम शायद यूज भी करना पड़ता है. ये भी होता है. देखो, चॉइस ऑफ रेजिमेन, एंटीबायोटिक्स आर यूजुअली ओरल एज वेल एज द पैरेंटेरल. ये पैरेंटल नहीं है. हाँ, पैरेंटेरल है. पैरेंटेरल का मतलब है अपार्ट फ्रॉम ओरल. मतलब हम एंटीबायोटिक्स मोस्ट ऑफ द टैबलेट के फॉर्म में लेते भी है, दैट इज द मोस्ट कॉमन. हाँ, बट देर आर सम टाइम्स व्हेन द एंटीबायोटिक्स नीड्स टू बी गिवन इंट्रावेनसली. सलाइन के थ्रू भी हम लोगों को देना पड़ता है, तो उस वक्त गोली नहीं होती है, वो गोली की पाउडर भी नहीं होती है, वो अलग तरीके से हम लोग उसको एंटीबायोटिक को हम सस्पेंशन बनाते हैं, उसको सलाइन में डालते हैं एंड हम लोग उसको देते हैं. उसको बुलाते हैं हम पैरेंटेरल. इट इज नॉट पैरेंटल. पढ़ते वक्त गलत मत पढ़ना, पैरेंटल पढ़ोगे आगे चले जाओगे. ओरल एंड पैरेंटल इसका मतलब क्या है, वापस ऐसे करते बैठोगे, वो नहीं है. हाँ, पैरेंटल दैट इज अपार्ट फ्रॉम ओरल हम देते हैं, यूजुअली इंट्रावेनस हम दे सकते हैं. अब डिसएडवांटेज देखो, ऐसी कोई चीज नहीं विच इज 100% परफेक्ट. बराबर है ना. एवरीथिंग हैज इफेक्ट इज लाइकली टू हैव द साइड इफेक्ट. बराबर है. तो ये एंटीबायोटिक के केस में भी सही है. एंटीबायोटिक के केस में भी ये सही है. लाइक एंटीबायोटिक हैज एडवांटेजेस, लाइक इट हैज ह्यूज एडवांटेजेस कि हमारे पूरे दुनिया के सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है उन पे हम कंट्रोल ला पाए, उन पे हम लाइक क्योर कर पाए. बट along with that every coin has a second side.
तो इस कॉइन की सेकेंड साइड है डिसएडवांटेज। एक्सेसिव यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक इज हार्मफुल टू द हेल्थ। ये बहुत जरूरी है समझना आप लोगों को कि अगर किसी ने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एंटीबायोटिक कंज्यूम करना शुरू कर दिया वेन एवर इट इज नेसेसरी और वेन एवर इट इज नॉट नेसेसरी, तो दैट इज हार्मफुल टू द हेल्थ। केमिकल्स है ना अल्टीमेटली वो, एंड वो हमारे बॉडी केमिकल्स नहीं है, वो एक्सटर्नल केमिकल्स है। और वो अगर हमारे बॉडी में एक्सेसिव में बनने लगे तो क्या हो जाएगा, बट ऑब्वियसली उसका हार्म हमारे बॉडी को होगा ही होगा। Second important thing, these do not work against viruses. Antibiotics are only against the bacteria. ये आपके दिमाग में एक गलत इंप्रेशन होता है। कल जाकर डॉक्टर बनोगे, किसी को बोलोगे कि लाइक आपको वायरल फीवर हुआ है, ये एंटीबायोटिक ले लो। मेरे जैसा पेशेंट आया ना, तो वो आपको देखो क्या करेगा। वो पहले ये पूछेगा वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबायोटिक की क्या जरूरत है, पढ़ा नहीं क्या रोहन सर के क्लास में, एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरस। हाँ, सर ने बताया है। तो वायरसेस के अगेंस्ट ये काम नहीं कर सकते, याद रखना। ये याद रखना आप लोग कि वायरस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए काम करते हैं, वायरल इन्फेक्शन के लिए हम लोग काम नहीं करवा सकते उसको। एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। देखो, टू मच यूज और एक्सेसिव यूज, फ्रीक्वेंट यूज अगर कर रहे हैं लोग, जब जरूरत नहीं तब भी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से होता क्या है बहुत बार कि लाइक बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू दैट सब्सटेंस। जैसे हम लोगों ने मैं जाते जाते एक एग्जांपल मतलब कोरिलेटिव एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के जो लाइक पार्ट है, लाइक अल्कोहल और एडिक्शन वाला, वहां पे दिया है देखो, फ्रीक्वेंट कंजम्पशन ऑफ दिस सब्सटेंसेस मेक योर बॉडी डिसेंसिटाइज एंड यू डिमांड मोर एंड मोर। वैसे ही होता है इनके केस में कि जब हम एंटीबायोटिक्स एक्सेसिवली कंज्यूम कर रहे हैं, कोई अगर एंटीबायोटिक कोई एक्सेसिवली कंज्यूम कर रहा है, व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड तब कंज्यूम कर रहा है, तो बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट। बैक्टीरिया रेजिस्टेंट बन जाते हैं एंड वो लाइक कि चलो आप अपने लिए पूरा आसमां खुला है, या ये आ जाए कितना भी एंटीबायोटिक, हमारे लिए कुछ काम नहीं हो सकता, ऐसे होता है। दिस इज one of the reason why we have to think about the judicial use of antibiotics। समझे? हाँ, लाइक देखो यहाँ पे ना थोड़ा लाइक अच्छा खासा इंफॉर्मेशन है, मैंने पहले ही आपके लिए हाईलाइट करके रखी है। पूरा पढ़ने की जरूरत है नहीं है, आप चाहे तो ये लाइक आपके पास होगी। अब तो ये बहुत पॉपुलर पीडीएफ बन चुकी है, सारे नीट करने वाले बच्चों के पास आ ही गई है। हाँ, कहीं से ना कहीं से सब लोगों ने ये डाउनलोड करवा कर लिए, बेसिकली सीबीएसई की वेबसाइट पे भी है। तो मैं एक बता देता हूँ कि इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे रादर देन रीडिंग। हाँ, कि जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट करके रखा है और वो आपको समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ, रादर देन द लाइक रीडिंग। देखो, जुडिशियस यूज इज यूजिंग द ड्रग appropriately and only when necessary। this is very important। मतलब कुछ हो गया, अब लोग बोलते हैं चलो हमें एंटीबायोटिक दे दो, चल जाएगा एंटीबायोटिक की गोली। अरे आपको जरूरत है क्या? अगर वायरल इन्फेक्शन है और दो एंटीबायोटिक लोगे, एक तो आपका वायरल इन्फेक्शन क्योर भी नहीं होगा, दूसरी चीज है वो आपके बॉडी में अननेसेसरी आप एंटीबायोटिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। हाँ, with reference to the antibiotics, judicious use implies using antibiotics only when indicated and prescribing optimal dose and duration of antimicrobial। देखो, एंटीबायोटिक के केस में ये जो जुडिशियल यूज को हम कोरिलेट करते हैं क्या है, व्हेन इंडिकेटेड। इंडिकेटेड मतलब लाइक देयर शुड बी सम एविडेंस दैट यू आर सफरिंग थ्रू द सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे विथ ऑप्टिमल डोज। ऑप्टिमल भी है, ये बहुत जरूरी है, ऑप्टिमम डोज ही आना चाहिए, नहीं तो बहुत एक्सेस में दिया तो आपके बॉडी को हार्म हो जाएगा। बहुत छोटा दिया या बहुत डाइल्यूट डोज दिया तो वो बैक्टीरिया पे काम भी नहीं करेगा। एंड ड्यूरेशन ऑल्सो, ये भी जरूरी है। डॉक्टर ने बोला कि 8 दिन के लिए एंटीबायोटिक लेने हैं, हमें दूसरे दिन अच्छा लगा, हमने दूसरे दिन बंद कर दिए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। हाँ, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसका ड्यूरेशन बिकम्स वेरी
क्रूशियल, कैसे हम लोग आगे जाकर देखने वाले हाउ लाइक दिस इज इम्पोर्टेंट. Antibiotics overuse is one of the factors that contribute towards the growing number of bacterial infections which are becoming resistant to the antibacterial medication. देखो आजकल बैक्टीरिया, देखो हम लोगों ने इवोल्यूशन में भी देखा है ना, बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, याद है? हाँ, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मतलब हमारे यूज की वजह से. अगर देखो क्या बोला है, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक. अगर ओवर यूज, जब जरूरत नहीं है तब, ओवर यूज मतलब व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड, तब भी लोग अगर एंटीबायोटिक कंज्यूम कर ही रहे, तो उस केस में क्या होता है देखो, कि बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू दैट एंटीबायोटिक. अभी मैंने बताया था क्या होता है रेजिस्टेंस मतलब, हाँ, कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक डोज, तो उसका कोई काम ही नहीं होता. मिसयूज एंड ओवरयूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स allow resistant bacteria that is hard to kill or the they become bad bugs. मतलब इजीली, मतलब छोटे डोज पे या लाइक एक ही एंटीबायोटिक के लाइक कॉम्बिनेशन पे वो उनसे हम लोगों को क्योर नहीं मिलता बिकॉज ऑफ मिसयूज एंड ओवरयूज. टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फास्टर देन द ससेप्टिबल बैक्टीरिया मतलब इजी टू किल. देखो ये दो टर्म से थोड़ा सा दिमाग में डाल दो. रेजिस्टेंट मतलब they are fighting against that particular antibiotic and they are powerful, they are very hard to kill. And susceptible matlab they cannot fight against it, they will be killed easily with the help of antibiotic. उसको बुलाएंगे हम easy to kill और susceptible. And can transfer through the food chain into the human. ये बैक्टीरिया देखो अगर रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बन गए, आपने मेडिसिन खाया पर फिर भी वो मरे ही नहीं, तो आपके फूड चेन के थ्रू या कहीं ना कहीं से वो अपने उनका स्प्रेड बढ़ता रहता है. दैट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड टाइप ऑफ इन्फेक्शन, बट दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द स्प्रेड. कॉमन फॉर्म्स ऑफ एंटीबायोटिक मिसयूज इंक्लूड सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन. दिस इज, देखो ये हमारे इंडियंस के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे मुझे बहुत बार लगता है. सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन, खुद को लगता है हम ही डॉक्टर है, मेडिकल में जाएंगे बोलेंगे हाँ मुझे ये मेडिसिन दे दो. मतलब खुद ही मांग लेंगे, हाँ मुझे आज ये मुझे थोड़ी सी सर्दी जुकाम हुआ है, ये दे दो, एजिथ्रोमाइसिन दे दो. अरे क्या डॉक्टर ने दिया है कि आपको नहीं, पर और मेडिकल वाला भी दे देता है, 2 टैबलेट दे दी. ये प्रॉब्लम है. तो इसको बोलते हैं आप सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन, खुद को खुद ही प्रिस्क्राइब कर लेते हैं. हाँ, ये हम लोगों में बहुत होता है. तुम लोग भी देखो, तुम्हारे आजू बाजू शायद कभी घर में भी ये हुआ होगा, थोड़ा सा बुखार है, चलो लेकर आते हैं. हाँ, ये नहीं करना चाहिए. एक्सेसिव यूज ऑफ प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स. हाँ, ये जो प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स होते हैं उनका अगर एक्सेसिव यूज हो गया, उनकी जरूरत से ज्यादा यूज हो गया, in the travelers and failure of the medical professional to prescribe the correct dosage of antibiotic on the basis of patient's weight and history of prior use, failure to take the entire prescribed course of antibiotics, correct dosage and administration, or failure to rest for the sufficient recovery. ये देखो ये बहुत सारे reasons है कि why antibiotics are like becoming weaker and why the bacterial infections are becoming stronger. इनमें ये 2-3 यूज, एक सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन है, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स होते हैं जो ट्रैवलर्स में होते हैं, फेलियर ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल टू प्रिस्क्राइब द करेक्ट डोसेज. बहुत बार ऐसे भी होता है, मतलब डॉक्टर से भी गलती हो सकती है, ऐसा पता चलता है. कभी कभार ऐसा हो सकता है, हर वक्त नहीं होगा, हर डॉक्टर ऐसे नहीं करेगा. हाँ, डॉक्टर्स ये देखकर ही करते हैं, पर कभी कभार शायद गलती हो सकती है कि पेशेंट का वेट के साथ, उसके इन्फेक्शन के लोड के साथ कितना एंटीबायोटिक देना था, इसका कैलकुलेशन गलत हो गया. आप बोलोगे सर ये तो बनेगा ही ना, हम डॉक्टर से, हमारा मैथमेटिक्स वीक होता है इसलिए तो हम डॉक्टर बनते हैं. बात वो नहीं है. हाँ, यहाँ पे क्या थोड़ा ही आपको कैलकुलस करना है, यहाँ पे एक रिलेशनशिप होता है कि कौन सा एंटीबायोटिक कितने वेट के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए, कितना डोज देना होता है. तो ये देना जरूरी होता है. उसकी प्रायर हिस्ट्री भी तो पता होनी चाहिए कि ये लाइक कोई आपके पास पेशेंट आया जो बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए सेल्फ प्रिस्क्राइब कर रहा है मेडिसिन पे मेडिसिन, एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक पूरी लाइफ में, और आपने उसको छोटा सा कोई तो डोज दे दिया, वो तो काम ही नहीं करेगा उसके केस में. उसके लिए तो ये चिल्लर है. हाँ,
ये आपको अगर पता नहीं है बहुत बार, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये देखो, ये पेशेंट की गलती है। फेलियर टू टेक द एंटायर प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। ये हम लोग इंडियंस है, हम लोगों में ये होता है। मैं मानता हूँ कि मतलब हमारे यहाँ पे एक टेंडेंसी होती है, डॉक्टर्स जनरली कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक का डोज प्रिस्क्राइब करते हैं। शायद देयर आर सर्टेन डिसीजेस लाइक ट्यूबरक्यूलोसिस, ऐसे डिसीजेस में ना शायद 30 डेज, 60 डेज, इवन 70-80 डेज का भी आप लोगों को कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है। होता कैसे है, आपको जब टीबी हुआ होता है, या एक एग्जांपल के लिए टीबी लेते रहो, क्योंकि उसको ना थोड़ा सा जो एंटीबायोटिक का कोर्स है ना, वो प्रोलॉन्ग पीरियड तक रिक्वायर्ड है। ऐसे नहीं कि एक 5-6 दिन, 8 दिन, 10 दिन में खत्म हो जाता है, ऐसे नहीं है। तो होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं लोग, दवाइयाँ लेकर आते हैं। पहले मतलब जब तक परेशानी हो रही है, खांसी हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, फीवर आ रहा है, मतलब परेशानी है, तब तक लोग करेंगे आराम से, मतलब हर रोज दिन में बताई हुई 1 या 2 गोली जो कुछ होंगी वो लेंगे। 15 दिन चले जाते हैं, 20 दिन चले जाते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू स्टार्ट रिकवरिंग, ये अच्छा लगने लगता है। अब एंटीबायोटिक्स अपने बॉडी में चला गया, तो उसने बैक्टीरिया को मारना शुरू कर दिया। तो उसके केस में होता कैसे है, देखो, कि आपको अच्छा लगना लगता है। 20-25 दिन, शायद 1 महीने तक आपका उत्साह रहता है, आपको लगता है हाँ चलो मेडिसिन लेना चाहिए। 30-35 दिन बाद आप लोग तो, अब तो मुझे कुछ नहीं हो रहा है, ना मुझे खांसी आ रही है, ना मुझे बुखार आ रहा है, मेरी लाइक एपेटाइट भी रिगेन हो चुकी है, सब कुछ मैं तो नॉर्मल हूँ, फिट लाइक अ हॉर्स, ऐसे लगने लगता है आपको। आप सोचते हो अब गोलियों की क्या जरूरत है, रख देते। लाई तो थी 60 दिन की, 70 दिन की, जितना बताया था आपने, लाइक क्या कर लिया, लाकर रख दी। पर 35-40 दिन के बाद आपका तब पूरा सारा एनकरेजमेंट खत्म, क्योंकि आपको अच्छे लगने लगता है। आपको कोई सिम्टम नहीं है आपके बॉडी में, कोई सिम्टम नहीं है आपके बॉडी में। तो आपको लगता है ये डॉक्टर है ना, शायद उसको मेडिसिन बेचना था, इसीलिए दिया होगा, मुझे तो जरूरत नहीं है। अब ऐसे सोचते भी है, और वो गोलियां खाना बंद कर देते हैं। आराम से अगले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, शायद साल, 1.5 साल भी आराम से निकल जाता है। आपको लगता है, आप बताते भी हो लोगों को, देखो इतना डोज दिया था मैंने तो 40 दिन में खत्म कर दिया, कोई जरूरत नहीं पड़ी, उसके बाद आई एम फिट लाइक अ हॉर्स। साल, 1.5 साल बाद शायद वापस आपको थोड़ी थोड़ी परेशानी होना शुरू हो जाता है। अब वापस आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको पूछता है कि आपने डोज कंप्लीट किया क्या? आप बताते हो नहीं किया। अब होता क्या है इस वक्त में, देखो ये जो बीच में जो टाइम पीरियड चला जाता है, आपने मेडिसिन लेना बंद करने के बाद, जब आप मेडिसिन ले रहे थे तो बैक्टीरिया लाइक दैट यूज्ड टू गेट किल्ड, और दैट यूज्ड टू गेट लाइक स्टैटिक होते हैं, तो लाइक उसकी रिप्रोडक्शन कम होता है। वो बहुत बार आपके बॉडी में कहीं ना कहीं अंदर जाकर छुप कर रहते हैं। आप जब तक मेडिसिन ले रहे हो, तब तक वो बहुत बार डॉर्मेंट भी बन जाते हैं और अंदर रहते हैं, या शायद मरते नहीं है, ऐसे कुछ 1, 2, 4 बैक्टीरिया बच जाते हैं। आपने जैसे ही मेडिसिन लेना बंद कर दिया, जब तक आपके बॉडी में मेडिसिन का इफेक्ट है, तब तक वो वैसे ही बैठे हुए हैं। हाँ, आपके बॉडी ने लाइक उनको थोप कर रखा है। जैसे ही आपने मेडिसिन लेना बंद कर दिया, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया है जिन्होंने आपके मेडिसिन को डिफीट करके वो सरवाइव कर चुके हैं। शायद वो म्यूटेट होकर रेजिस्टेंट बन चुके हैं आपके डोज को या आपके एंटीबायोटिक को। अब देखो, मैं ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहा था। अगर ये बैक्टीरिया बाद में वापस लाइक मल्टीप्लाई करके आपको सिम्टम्स दिखाने लगते, उस वक्त तक आपको पता नहीं चलता, उसमें शायद 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने, एक टाइम पीरियड चला जाता है। जब आपको सिम्टम्स आने लगते हैं, वापस आप जाते हो, बाय द टाइम यू माइट हैव इन्फेक्टेड एरियल है ना, आपने खांसा होगा कहीं पे, तो कुछ स्नीज किया होगा, तो शायद 1, 2, 4 बैक्टीरिया कहीं पे गए होंगे, किसी ने उस बैक्टीरिया को इनहेल किया होगा। अब उसके बॉडी में ऑलरेडी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया चला गया है, उसको तो लाइफ में पहली बार इन्फेक्शन हो रहा है ना, तो उसके बॉडी में ऑलरेडी रेजिस्टेंट, आपके डोज को रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को उसने इनहेल कर लिया, और आपका भी बॉडी में उसका, तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको डांट देता है कि क्यों नहीं किया कंप्लीट। आप देखो, मैंने पहले बार एक ही गोली बताई थी दिन में, आज आपको दिन में 2 गोली लेनी पड़ेगी, और ज्यादा पावर की भी लेनी पड़ेगी।
अब जो दूसरे को भी इमीडिएटली हायर डोज ऑफ एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है। अगर सपोज दूसरे वाले ने आपके जैसा बिहेव कर दिया और उसमें से जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट बन गए, तो उसपे एक एंटीबायोटिक शायद काम ही ना करे, तो उसके रेजिस्टेंट वैरायटीज को शायद हमें लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स देना पड़े। इसलिए ये बहुत जरूरी है फेलियर टू टेक, और लाइक आप लोगों को जब कभी भी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया है तो उसका कंप्लीट डोज लेना जरूरी है। मैंने ट्यूबरकुलोसिस का एक छोटा सा एग्जांपल दिया है आप लोगों के लिए। हाँ, ये करना जरूरी ही है, इसके सिवा वो होना ही नहीं चाहिए। Sometimes incorrect dosage and administration, failure to take rest for sufficient recovery, ये भी जरूरी होता है। बहुत बार एंटीबायोटिक है तो उसके साथ साथ आप लोगों को लाइक रेस्ट की भी जरूरत पड़ती है। Inappropriate antibiotic treatment, for example, is their prescription to treat the viral infection such as common cold. Common cold का causative agent कौन है, बताओ मुझे कमेंट करके बताओ, कॉमन कोल्ड का पॉजिटिव एजेंट कौन है? हाँ, मुझे कमेंट में चाहिए। आपके एनसीईआरटी में है, मैं बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं आप लोगों को, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ। तो मुझे बताओ, हु इज अ पॉजिटिव एजेंट ऑफ कॉमन कोल्ड, और उस पे हम लोग एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं क्या? बच्चों कर लेंगे क्या? ये बराबर है क्या? नहीं। हाँ, if antibiotics are used too often for the things that they cannot treat like cold, flu or other viral infection, not only are they of no benefit, they become less effective against the bacteria they are intended to treat. ये भी है, हम लोगों ने अभी बात की ना कि अब जब जरूरत नहीं है तब अगर कोई कंज्यूम कर रहा है उसको, तो जब जरूरत है तो उसका काम ही नहीं हो पाएगा। जब जरूरत नहीं है तब अगर कोई कंज्यूम कर रहा है, तो जब एक्चुअल में जरूरत पड़ेगी तब उसका काम हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि बाय द टाइम द बैक्टीरियल सेल्स हैव बिकम रेजिस्टेंट। Not taking antibiotic exactly as prescribed also leads to problems. For example, if you take antibiotic only a few days instead of full course, antibiotic may wipe out some but not all of the bacteria. The surviving bacteria become more resistant and can be spread to the other people. देखो, अभी मैंने जो ट्यूबरकुलोसिस का एग्जांपल दिया था तो इससे ही रिलेटेड था कि आपने आपका डोज कंप्लीट नहीं किया, इस वजह से आपके बॉडी में जो बैक्टीरिया थे वो रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक को बन गए, और जब वो किसी दूसरे को ये इसका इन्फेक्शन कर रहे हैं, तब दिस इन्फेक्शन इज बिकमिंग मोर सीरियस एंड मोर सीवियर। उस वक्त ये इन्फेक्शन मोर सीरियस एंड मोर सीवियर बन रहा है। तो हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे उसका कंप्लीट कोर्स करना क्यों जरूरी है। When bacteria become resistant to the first line treatment, the risk of complications and death is increased. देखो, ये तो ऑब्वियस है ना कि लाइक बैक्टीरिया अगर म्यूटेट होकर रेजिस्टेंट बन चुके हैं किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक, तो उसके केस में हम लोगों को, आप कितना भी एंटीबायोटिक कोर्स कर लो, उससे तो आपको ट्रीटमेंट मिलने ही वाली नहीं है, उससे तो आपको इफेक्ट मिलने वाला ही नहीं है। बट उस चक्कर में शायद वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आप पे इतना हावी हो सकता है कि आपको लाइक दैट मे लीड टू द डेथ। एंड उससे भी एक चीज है कि एक सिंपल एंटीबायोटिक दैट वुड हैव क्योर्ड यू, एक सिंपल एंटीबायोटिक के डोज से आपको जिससे रिकवरी मिलती, अगर शायद वो नहीं मिल पाई तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है। हाँ, अगर ये कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स करना पड़ा तो दैट मे अफेक्ट योर लीवर, किडनी, ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हो गए ना, और बहुत ज्यादा डोज में भी करने पड़ते हैं कभी कभार। नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, इसको हम बुलाते हैं, देखो ना, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट एंड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, एक्सडीआर एंड एमडीआर करके भी बुलाते हैं। हाँ, या सुपर बग्स करके भी बुलाते हैं। सुपर बग्स के केस में तो दे आर लाइक रेजिस्टेंट टू द वैरायटी ऑफ एंटीबायोटिक्स, एक दो के लिए तो नहीं, इनके दो चार के कॉम्बिनेशन हम लोगों को यूज करने पड़ते हैं इन वेरी हाई डोज ऑल्सो। उस चक्कर में बहुत प्रॉब्लम होते हैं एंड दैट मे लीड टू द सीरियस रिस्क कॉम्प्लिकेशंस, बहुत हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस ये क्रिएट कर सकते हैं।
Other consequences are increased cost associated with the prolonged illness, including expenses for the additional test, treatment and hospitalization. ये देखो, ये भी है एक लाइक हिडन लाइक हम लोग बोल सकते हैं कॉन्सिक्वेंस है नॉट यूजिंग ऑफ एंटीबायोटिक वाइजली और जुडिशियसली. जैसे अदरवाइज क्या, ये इन्फेक्शन हुआ, ये टैबलेट लो, ये एंटीबायोटिक लो, आप क्योर हो गए, एक टेस्ट की आप क्योर हो गए. पर अब देखो क्या हुआ कि आपने ये आपको ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, डॉक्टर ने एक टेस्ट करवा कर आपको एंटीबायोटिक दिया, पर आप क्योर नहीं हो रहे, तो आपको और एक बार टेस्ट करनी पड़ेगी. आप आपकी ऐसी भी टेस्ट करनी पड़ेगी जहां पे आपको देखना है कि योर इन्फेक्शन इज रेजिस्टेंट टू द विच ऑल एंटीबायोटिक्स एंड एट व्हाट कॉन्सेंट्रेशन और एट व्हाट डोज. ये दोनों चीजें हम लोगों को एडिशनली चेक करनी पड़ती है. तो इट इंक्लूड्स द एक्सपेंसेस, एडिशनल टेस्ट करनी पड़ती है, ट्रीटमेंट एडिशनल देनी पड़ती है, कभी कभार हॉस्पिटलाइजेशन भी करना पड़ता है. जो आप घर पर सिर्फ एंटीबायोटिक के डोज लेकर क्योर हो सकते थे, उसमें आपको हॉस्पिटल में जाकर रहना पड़ सकता है. सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. ओके. Factors that contribute to antibiotic overdose include lack of education and the patient's expectation. This is very important. लाइक लोगों को पता ही नहीं होता ना, सब थोड़ी एमबीबीएस वाली डिग्री वाले, सब थोड़ी बायोलॉजी पढ़ते हैं. उनको पता क्या होगा कि लाइक एंटीबायोटिक का यूज क्या होता है, उसका मिसयूज क्या होता है, ये एजुकेशन कम है. तो multifaceted interventions are needed to reduce unnecessary antibiotic use. Peer education and feedback on doctors' use of antibiotics can promote the behavioral change. इन सारी चीजों को हम अगर इंक्लूड कर ले तो हम लोग क्या कर सकते हैं अल्टीमेटली कि लाइक एजुकेशनल अवेयरनेस, डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा मतलब पीयर एजुकेशनल एंड फीडबैक. तो डॉक्टर अमंग द डॉक्टर्स दे कैन आल्सो टेल कि यार मेरे पास ऐसा पेशेंट आया था जिसको ये लाइक सिम्टम्स थे, उसको मैंने ये किया था पर वो क्योर नहीं हुआ, उसको क्योर करने के लिए मुझे ये और एक एंटीबायोटिक और उसका इतना डोज देना पड़ा. तो ये लाइक एक्सचेंज ऑफ नॉलेज हुआ, पीयर एजुकेशन हम लोग बुलाते, एक दूसरे के बीच में एक नॉलेज एक्सचेंज हुआ. डॉक्टर्स के बीच में भी हो सकता है. तब जाकर दूसरे पास कभी दूसरे डॉक्टर के पास भी सिमिलर टाइप ऑफ पेशेंट आया, तो अब उसको टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने ही हैज लर्न फ्रॉम हिज कलीग और फ्रेंड और पियर कि यार इस टाइप के मेडिसिन मतलब इन्फेक्शन को या इस टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हमें ये एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है, उसके लिए हमें डायरेक्टली ये देना चाहिए, तो टाइम बच सकता है. सो दिस इज पीयर एजुकेशन. एक दूसरे के साथ आप लोग लर्निंग करते हो. फीडबैक ऑन डॉक्टर्स यूज ऑफ एंटीबायोटिक कैन इंप्रूव बिहेवियर चेंज. एजुकेशनल इंटरवेंशंस फॉर द पब्लिक should include a public relation campaign with simple message, clinic based patients education and community outreach activities. Educational message should be directed on the following theme: एजुकेशन रिगार्डिंग कॉमन डिसीजेस एंड रोल ऑफ एंटीबायोटिक. पहले एक तो ये लोगों को समझाओ कि कुछ डिसीजेस क्यों होते हैं. मतलब देर आर सर्टेन डिसीजेस विच कैन बैक्टीरियल डिसीज विच कैन ट्रांसमिट फ्रॉम द कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड एयर, एयरबॉर्न है. तो एयरबॉर्न डिसीजेस हो रहे तो आप लोगों को आपका लाइक मास्क करना चाहिए. वाटर बॉर्न डिसीजेस है तो पानी पीकर लाइक उबाल कर उसको अच्छे से प्यूरिफाई करके उसको लाइक डिसइंफेक्ट करके ही आपको कंज्यूम करना चाहिए. अगर यही आप कर लो तो आपको बीमारी नहीं होगी. बीमारी नहीं होगी तो आपको एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जहां पे पॉसिबल है, जहां पे पॉसिबल नहीं था वहां पे ठीक है. हाँ, मतलब आप हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हो तो आप लोग अगर आप किसी भी रिलेटिव को मिलने के लिए या किसी भी बात के लिए आप हॉस्पिटल, तो लाइक देयर शुड बी द अवेयरनेस ऑफ क्लोजिंग योर माउथ एंड नोज. अगर आप ये करते हो तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं. और हॉस्पिटल्स में तो मतलब मैं मानता हूँ कि बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिसीजेस वैसे पेशेंट्स होते हैं. तो हम लोग अगर ये कुछ अवेयरनेस है, एजुकेशन टू प्रमोट अधेरेंस टू द प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट, ये डॉक्टर्स को और लेकिन हम लोग ना ये समझा सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट आपको प्रिस्क्राइब किए डॉक्टर ने वो सही है और जरूरी भी है आपको कंप्लीट करना. अदरवाइज हमने देखा ना ऊपर कि लाइक इफ नॉट टेकिंग अ मेडिसिन फॉर द गिवन कोर्स ऑफ ड्यूरेशन दैट मे लीड टू द रेजिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया रेजिस्टेंट बनते जाएंगे, आप लोगों को प्रॉब्लम्स होते रहेंगे.
and efforts to increase awareness of antibiotic resistance and its impact on the individual as well as the society. ये भी हम लोगों को बताना, मतलब लोगों को कहीं ना कहीं रियलाइज करवा कर देना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज नॉट अ ओनली एक इंडिविजुअल का प्रॉब्लम नहीं है या इंडिविजुअल के लिए जरूरी नहीं है, इट इज गुड फॉर द एंटायर सोसाइटी। अगर सब लोगों ने टाइम टू टाइम, जब जरूरी है, जितने जरूरी है, उतने ही एंटीबायोटिक्स लिए, तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वैरायटी बनेगी, मतलब बनने की पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी, एटलीस्ट उनका रेट तो कम होता जाएगा। हाँ, हम लोग इतना तो अचीव कर पाएंगे कि जो रेट ऑफ म्यूटेशन है बैक्टीरियाज का, वो तो हम कम करवा पाए। अगर ये भी हम लोग अचीव कर पाए तब भी अच्छा है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द जुडिशियल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। इट इज गिवन इन द सप्लीमेंट्री रीडिंग। अगेन मैं आप लोगों को एक कंफर्म करता, मतलब बताना चाहता हूँ कि दिस इज इंक्लूडेड इन द सीबीएसई बोर्ड सिलेबस। स्टिल इट इज नॉट देयर इन योर नीट सिलेबस। हाँ, मैंने ये इंक्लूड करवा कर दिया है, मैंने नोट्स के साथ आप लोगों को दिया है, बट अभी भी ये नीट के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनटीए और एनएमसी की तरफ से अभी तक नहीं आया है। अगर वो आता है तो मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। लाइक स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।